Yes, so today what I have for you, today I will discuss with you a very significant and important novel, especially its summary, Life Before Man. तो आई एम राइटिंग हियर कि जिस टॉपिक को हमें डिस्कस करना है उसका नाम क्या है, लाइफ बिफोर मैन। वी ऑल नो कि ये जो नॉवेल है, इस नॉवेल को किसने लिखा है, मार्गरेट एटवुड ने लिखा हुआ है। मार्गरेट एटवुड का वर्क है। एक पॉइंट हमें ये समझना है। सेकेंड पॉइंट हमें जो ध्यान में रखना है कि ये जो नॉवेल है, दिस नॉवेल पब्लिश्ड इन 1979। इसका जो पब्लिशिंग डेट है वो कब है, 1979। और जो नॉवेल है उसके पब्लिशर का जो नाम है, जो पब्लिशर उसके थे, उनके पब्लिशर का नाम द सेम पब्लिशर जो इसके पहले थे, मैकलीड, MCCLELLAND, मैकलीड एंड स्टीवार्ट ये पब्लिशर रहे हैं। आपको ये ध्यान में रखना है कि 1979 में नॉवेल आता है एंड ये उसके पब्लिशर रहे हैं। नॉवेल का जो सेटिंग है वो कनाडा में है। नॉवेल का सेटिंग कहां पर है, कनाडा में है। अब ये तो एक कॉमन बात हो गई जहां पे हम लोगों ने ये समझने की कोशिश की कि एक्चुअली में पूरे नॉवेल में क्या है। 1979 में नॉवेल पब्लिश होता है और ये मार्गरेट एटवुड का एक कनाडियन नॉवेलिस्ट रही है, उनका नॉवेल है। पब्लिशर के बारे में, सेटिंग के बारे में। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, इम्पोर्टेंट पॉइंट है थीम को लेकर के, किन किन चीजों को लेकर के इन्होंने बताया है। आपको याद होगा मैंने पूरा सीरीज शुरू किया है कि जेंडर स्टडीज स्पेशली फेमिनिज्म के पर्सपेक्टिव से आई एम डिस्कसिंग विद यू सम इम्पोर्टेंट नॉवेल्स रिटन बाय any novelist, whether that is a male novelist, female novelist, whether they belong to Canada, whether they belong to India, or they belong to Africa, America, जो भी इस समय ऐसा कुछ इम्पोर्टेंट राइटर आ रहा है जिसमें फेमिनिज्म या जेंडर स्टडीज है, उनके नॉवेल्स को लेकर के वी आर टॉकिंग अबाउट स्पेशली समरी, कैरेक्टर्स, थीम। तो आज का क्या है, लाइफ बिफोर मैन, ये थर्ड नॉवेल मार्गरेट एटवुड का हम डिस्कस कर रहे हैं। थीम में अगर आप देखेंगे तो सबसे पहला चीज कि उन्होंने जिन जिन पॉइंट को लिया हुआ है उसमें एक पॉइंट है लव थीम। एक तो उनकी में लव को दिखाया गया है, किस तरह का लव है, कैसे है, आई विल डिस्कस विद यू जब मैं समरी बात करूंगा। दूसरा थीम जो उन्होंने लिया हुआ है, सेक्सुअलिटी लिया हुआ है। एक थीम आपका लव है, दूसरा थीम उन्होंने सेक्सुअलिटी है, और जो तीसरी थीम है आइडेंटिटी है। आइडेंटिटी क्राइसिस ऑफ वुमन स्पेशली इन मॉडर्न इरा। और जो इंस्टीट्यूशंस है, व्हाट डू दे एक्सपेक्ट, व्हाट सोसाइटी एक्सपेक्ट, व्हाट सोसाइटी वांट्स एंड व्हाट डू यू वांट टू डू। समाज क्या चाहता है और हम क्या करना चाहते हैं, इस चीज को लेकर के उन्होंने। उसके अलावा उन्होंने जो है जिस और पॉइंट को लिया है, जेंडर रोल्स को लिया हुआ है। जेंडर रोल्स को लिया हुआ है कि क्या जेंडर रोल है, क्या एक एक्सपेक्टेशन क्या है सोसाइटी का कि एक फीमेल को क्या रोल प्ले करना चाहिए और एक मेल को क्या रोल प्ले करना चाहिए। जेंडर रोल्स एंड एक्सपेक्टेशन, जेंडर रोल्स एंड एक्सपेक्टेशन, एक पॉइंट ए उन्होंने लिया हुआ है। अगर आप देखेंगे कि और एक पॉइंट है स्पेशली एलियनेशन, जब संबंध हमारी बिखर रहे स्पेशली इन मॉडर्न सिनेरियो, और जो ट्रेडिशनल एक इंस्टीट्यूशंस है जो ये कहता है कि अरेंज मैरिज होगा, उस अरेंज मैरिज में लड़की हैज नॉट सीन या दैट गर्ल हैज नॉट सीन दैट बॉय या बॉय हैज नॉट सीन द गर्ल, तो उसमें वे एडजस्ट नहीं कर पा रहे। तो जो ओल्ड परंपराएं हैं मैरिज का, या जो मैरिज से रिलेटेड इंस्टीट्यूशंस हैं, जो दबाव में आकर के शादियां होती है, वे कैसे बिखर रही है, कैसे टूट रही है, उसको उन्होंने दिखाया है। और उसके परिणाम स्वरूप अकेलापन, एक उदासी, अकेलापन, संबंधों में बिखराव, इन सब चीजों को भी लेकर के बहुत खूबसूरती से उन्होंने बात को रखा है। एक और पॉइंट उन्होंने लिया हुआ एलियनेशन के अलावा, अगर मैं बात करूं तो एलियनेशन तो एक पॉइंट है ही है। एलियनेशन के अलावा
ALIENATION, एक पॉइंट ई उन्होंने थीम में लिया हुआ है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है फेलिंग मैरिज। फेलिंग मैरिज कैसे शादी जो है वो टूट रही है, खास करके जो पारंपरिक शादी है वो किस हिसाब से टूट रही, फेलिंग मैरिज। दिस इज अनदर important point. So if you want to understand the novel, first you have to go with what? First you have to go with the theme, and what is the motto, what is the objective of the novelist, what the novelist wants to show। जो novelist है वो क्या दिखाना चाहता है, वो क्या समझाना चाहता है, वो क्या बताना चाहता है, that is very important जब आप इस perspective से बात करते हैं। तो इफ यू गो विद दीज पॉइंट्स तो यू विल कम टू नो हियर व्हाट यू विल कम टू नो, देयर आर सम इंपॉर्टेंट themes, there are some important points, alienation है, failing of marriage है, and you come to know what you come to know, gender role है, identity है, sexuality है, love है, arranged marriage है, और ब्रेकिंग अप ऑफ द रिलेशनशिप, इन सब चीजों को भी लेकर के बात की गई है। अब इसको समझने के लिए जितने कैरेक्टर्स हैं, बहुत ज्यादा कैरेक्टर्स हैं, 3 या 4 कैरेक्टर्स को हमें लेना पड़ेगा, और उनके बीच के जो रिलेशन है या एक जो मैनर है, जो एटीट्यूड है मॉडर्न हस्बैंड और वाइफ का, या उनके बीच के जो लवर है उनका क्या रोल है, इन सब चीजों को लेके हमें बात करनी पड़ेगी। तो नाउ यू कम टू नो व्हाट आफ्टर थीम। थीम के बाद हम जिन बिंदुओं पर बात करेंगे उसमें क्या है, उसमें कैरेक्टर्स को लेकर के मैं बात करूंगा। RACTERS। जब आप कैरेक्टर्स को बात करते हैं तो कैरेक्टर्स में हमें ध्यान में रखना है कि एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टर, अगर जो सेंट्रल कैरेक्टर में बात करूं तो एक कैरेक्टर है एलिजाबेथ। एलिजाबेथ एलिजाबेथ की शादी हो चुकी है, और एलिजाबेथ की जो शादी हुई है, दो चीजें आपको समझना है यहाँ पे कि रिलेशन कैसे टूटा, जिस चीज को मैं बताना चाहता हूँ। एलिजाबेथ की शादी जो हुई है वो नेट नाम के आदमी से हुई है। एक ओपन मैरिज, जिसको आप कह सकते हैं अरेंज मैरिज, जो सोसाइटी एक्सपेक्ट करता है कि इस तरह की शादियां हो और इस तरह आपको जीवन जीना है, या इंस्टीट्यूशन जिन्हें जो नाम्स बनाए हैं, यू कांट वायलेट दोज नाम्स की यू हैव टू बी इन अरेंज मैरिज, एंड बिफोर मैरिज देयर शुड बी नो सेक्सुअल रिलेशनशिप, नो फिजिकल रिलेशनशिप, और नो physical union, some norms we find in our society that has been created, that has been made। तो एलिजाबेथ जो है क्या है, वह एक तरह से परंपरा में बंधी हुई है, और उसकी जो शादी है वह पारंपरिक होती है। किसके साथ होती है? नेट के साथ होती है। तो एक तो उसका संबंध अगर समझना है तो हमें किसके बारे में जानना पड़ेगा, थोड़ा सा नेट को लेकर के जानना पड़ेगा। और शादी के बाद भी एलिजाबेथ इज नॉट सेटिस्फाइड विद नेट। नॉट सेटिस्फाइड विद मीन्स कि दे आर लिविंग, you can say कि in a room, they are living in a house, they are living under a roof, एक छत के नीचे रह रहे, they are husband and wife for the society, for the people, for the community, they have just made arranged marriages। arranged marriages भी उनका हुआ, but they don't have any physical union, उनके बीच में कोई physical union नहीं, कोई physical relationship नहीं है। और ये शादी होने के बावजूद, हस्बैंड होने के बावजूद, एलिजाबेथ का अपने कई लवर है, जिसमें से उसका एक लेटेस्ट लवर जिसका मेंशन किया गया नावल में, उसका नाम है क्रिस, CHRIS। सो यू सी हियर कि एलिजाबेथ इज मैरिड विद whom? एलिजाबेथ इज मैरिड विद नेट, but Elizabeth has also a boyfriend, and who is that boyfriend? That is Chris। and you will come to know कि Elizabeth is much close to Chris rather than Nate, her husband। तो वो उसका जो लाइफ है, इस लाइफ में या इस रिलेशनशिप में एक गैप है, और वो गैप कहाँ से? एलिजाबेथ इस रिलेशनशिप को कोई इंपॉर्टेंस नहीं देती, इसकी नजर में उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, उसका झुकाव कहाँ पर है? इधर है। लेकिन एलिजाबेथ इस रिलेशनशिप को शी मैनेजेस बिकॉज व्हाट सोसाइटी विल से, व्हाट सोसाइटी एक्सपेक्ट। तो समाज को दिखाने के लिए शी हैज हस्बैंड, समाज को दिखाने के लिए शी हैज अरेंज मैरिज, समाज के नाम्स को, इंस्टीट्यूशंस के नाम्स को पूरा करने के लिए जो है शी हैज, you can say a family, but in that family she does not have any baby। उसकी लाइफ में कोई बेबी नहीं। क्यों नहीं बेबी है? क्योंकि उसका उसके हस्बैंड से कोई फिजिकल रिलेशनशिप नहीं है। ऐसी कंडीशन में
एलिजाबेथ क्या करती, पर्दे के पीछे आप कह सकते हैं कि शी हैज फिजिकल रिलेशनशिप या शी हैज सम बॉयफ्रेंड, और उसका जो लेटेस्ट बॉयफ्रेंड है वो कौन है, क्रिस है। तो ये पार्टिकुलर कैरेक्टर, स्पेशली एलिजाबेथ का जो रिलेशनशिप नेट के साथ है, वह हमें दिखाता है जो हमारी परंपराएं रही हैं, उन परंपराओं को वह निभाती है, उससे बाहर नहीं आना चाहती है। लेकिन परंपरा के साथ साथ वो जो है कुछ जो मैं नहीं कहूँगा मॉडर्न ख्याल, लेकिन वो ये भी देखती है कि सोसाइटी में हमारी जो जरूरत है वह उसको पर्दे के पीछे कर रही, बायोलॉजिकल रिलेशनशिप, सेक्सुअल रिलेशनशिप, फिजिकल यूनियन, सेक्सुअल इंटरकोर्स, सिड्यूसिंग मोर देन वन बॉयफ्रेंड, या मैरिज के बाद भी ये सब चीजें जो है, तो ये चीजें कल्चर उसी कनाडा में डेवलप हो रहा है, या दुनिया के और तमाम हिस्सों में भी उस तरह के कल्चर पनप रहे थे, पनपे होंगे। उसी का एक एग्जांपल एलिजाबेथ ने क्रिस के रिलेशनशिप के साथ दिखाया हुआ, दैट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट, हियर यू कैन अंडरस्टैंड। तो नावलिश कहते हैं कि इन लोगों ने खुद दीवारें खड़ी की हुई है, और यह दीवार कौन है, ये सोसाइटल नॉर्म्स की दीवार है। तो एक वर्ड मैं यहाँ पे आपसे बात करूंगा नावलिश की नजर में, कि देयर इज अ वॉल। नावलिश कहती है कि हमने अपने संबंधों में एक वॉल खड़ा कर लिया है, और ये जो वॉल है कैसा वॉल है, सोसाइटल रिलेशनशिप, सोसाइटल नॉर्म्स का, SOIETAL। सोसाइटल नॉर्म्स क्या है, तमाम सामाजिक बंधन है जो हमें निभाने पड़ते हैं, हम नहीं भी चाहते हैं फिर भी हमें उन सामाजिक बंधनों को निभाना पड़ता है, दैट इज द सोसाइटल नॉर्म्स। इट मीन्स दैट कि इफ एनीवन डजंट बिलीव इन अरेंज मैरिज, if the boy has not seen the girl has not seen the boy, and both have not talked with each other, so under the compulsion of the societal norms or institutions, sometimes they have to marry, especially परिवार का दबाव, पेरेंट्स का दबाव, अरेंज मैरिज में उसमें वे उनको मैरिज करना पड़ता। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वेस्ट का। इंडिया में तो आज भी लगभग अरेंज मैरिज भी और तमाम आधुनिकताएं भी उसके साथ जुड़ी हुई है, और खास करके जो है जब से स्मार्टफोन आया, तो इसमें ऐसी कोई बात नहीं कि बॉय हैज नॉट सीन द गर्ल या द गर्ल हैज नॉट सीन द बॉय, या दे हैव नॉट टॉक्ड विद ईच अदर बिफोर मैरिज। ये सब चीजें तो अब नहीं रह गई, कहने की बातें रह गई है। वेदर किसी भी रिलीजन, कम्युनिटी, सोसाइटी, रिमोट एरिया में भी ऐसा चीजें नहीं है कि द बॉय मींस दे हैव नॉट सीन विद ईच अदर बिफोर मैरिज। सो आई जस्ट वांट टू टेल यू कि नावलिश की नजर में एक जो सोसाइटल नॉर्म्स है, जो अरेंज मैरिज का कॉन्सेप्ट है, जो इंस्टीट्यूशंस तमाम बनाए गए हैं मैरिज को लेकर के, वे सामाजिक एक तरह से वे एक दीवार के रूप में हमारे बीच खड़े और हमारे रिलेशनशिप को तंग बना रहे हैं। और उस जब रिलेशनशिप हमारे तंग हो गए हैं तो हम एक दूसरे से छुटकारा पाना चाहते हैं। दिस इज अ वेरी सिग्निफिकेंट पॉइंट, या दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट विच यू हैव टू कीप इन योर माइंड की सोसाइटल नॉर्म्स और उसको वॉल और अरेंज मैरिज और कितना वैल्यूएबल है, कितना इंपॉर्टेंट है, कितना आप उससे सेटिस्फाइड है या नहीं। तो जो एलिजाबेथ है उसकी लाइफ में नेट है, लेकिन बट शी इज नॉट हैप्पी विद नेट, दो शी इज लिविंग यू कैन से under a roof, for in the eye of the society they are the husband and wife, but they don't have any physical union, any physical relationship. And she is staying, Elizabeth is staying with Nate only to get a baby, but without making any physical union it's not possible at all. और इसके लिए वो क्या करती है, उसका अपना लवर भी क्रिश भी है। तो क्रिश जो है क्या होता है कि क्रिश जब इस चीज को पता चलता है क्रिश को कि एलिजाबेथ मैरिड है और वो जो है मेरे साथ भी रह रही है, तो ये चीज उसको बहुत बुरा लगता है और क्रिस जो है सुसाइड कर लेता है। तो क्रिस का जो सुसाइड है, ये पार्टिकुलर चीज ये देखा जाता है कि रिलेशनशिप में जब चीटिंग होती है, धोखा होता है, तो समथिंग यू विल कम टू नो कि पीपल कमिट सुसाइड। तो ये एक उसी का एक एग्जांपल है जो एक रियलिटी के ग्राउंड पे लोअर मिडिल क्लास फैमिली में वी जस्ट सी या वी जस्ट फाइंड। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि जब क्रिस आत्महत्या कर लेता है तो पूरा अंदर से ये घटना जो है एलिजाबेथ को झकझोर देती है, और एलिजाबेथ को ये लगने लगता है कि क्रिस कमिटेड सुसाइड, और उसकी मौत का सबसे बड़ा कारण कौन है, खुद एलिजाबेथ है। तो एक पॉइंट हमें ध्यान में रखना है कि क्रिस कमिटेड सुसाइड, क्रिस कमिटेड सुसाइड, COMMITTED, क्रिस कमिटेड सुसाइड।
जब क्रिस जो है आत्महत्या कर लेता है तो ये घटना एक इम्पोर्टेंट है जो नॉवेल में पूरा नरेट होती है, एंड यू विल कम टू नो, उसको लगता है कि इस सुसाइड के पीछे या उसकी जिम्मेदार कौन है, एलिजाबेथ है। वो डिप्रेशन में चली जाती है, उसको अनरेस्ट हो जाता है, उसको एंजाइटी की सिचुएशन से गुजरना पड़ता है, एंड शी टेक्स दिस थिंग वेरी सीरियसली, एंड शी सेज कि शी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर the particular suicide that has been committed by the Chris. So it's a very significant point कि मॉडर्न एज में रिलेशनशिप जब हेल्दी हमारे नहीं है तो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है, डिसऑर्डर है, नीड का ना आना, एलियनेशन, तो जो मैंने एक वर्ड लिखा था थीम वहां पर एलियनेशन है। ये सारी चीजें कहां पर आपको लेकर के आ रही है, केवल हमारे रिलेशनशिप में। और वह रिलेशनशिप क्या है, एलिजाबेथ, नेट और क्रिस, इन तीनों की रिलेशनशिप को लेकर के। नेट उनका हस्बैंड है जो अरेंज मैरिज, क्रिस उनका जो है मैरिज के बाद का भी लवर है जिसने रिसेंटली अभी सुसाइड किया हुआ है। तो एलियनेशन होता है, अकेलापन है, और उस अकेलापन में वो काफी ज्यादा जो है अपने आप को महसूस करती है कि जबकि उसने उसने कभी भी क्रिस से नहीं कहा यू हैव टू कमिट सुसाइड, आई एम गोइंग टू ब्रेक माय रिलेशनशिप विद यू। ये क्रिस को ही अच्छा नहीं लगता कि शी इज अ मैरिड वुमन एंड शी हैज हस्बैंड, शी हैज फैमिली, बट शी इज जस्ट कीपिंग रिलेशनशिप विद मी एंड नॉट ब्रेकिंग हर रिलेशनशिप विद नेट। तो ये पार्टिकुलर चीज जो क्रिस बर्दाश्त नहीं कर पाता, दैट इज द पॉइंट। अब उसके बाद एक पॉइंट आता है कि जब ये सुसाइड हो जाता है तो सुसाइड के बाद वो अकेली रहने लगती, तमाम तरह के उसके अपने प्रॉब्लम्स है। इसके बाद एक चीज और आता है कि फिर जो है नेट क्या करता है, नेट अपने रिश्ते एलिजाबेथ से खत्म कर देता है, या आप कह सकते हैं एलिजाबेथ का अपना रिश्ता जो है टूट जाता है। तो यहाँ पर जब हम ट्रायंगल देखते हैं, उस ट्रायंगल में जो है अगर मैं एक ट्रायंगल बनाऊं और इस ट्रायंगल में ई से एलिजाबेथ, एल से नेट और सी से क्रिश, तो जो क्रिस है नो मोर इन दिस वर्ल्ड, क्रिस तो ऑलरेडी मर चुके हैं। जो नेट उनके हस्बैंड है, ये भी अब जो है एलिजाबेथ से अलग हो जाते हैं, या एलिजाबेथ इनसे अलग हो जाती है, एक रिलेशनशिप का ब्रेकअप हो जाता है। अब ये अपनी जिंदगी जीने के लिए यू विल कम टू नो कि नेट जो है अफेयर शुरू कर देते हैं एक और दूसरी लेडी है लेस जी के साथ। तो इसी कैरेक्टर में एक और कैरेक्टर की एंट्री होती है, लेस जे, LESJE। नेट इज ऑलरेडी मैरिड, और नेट का जो मैरिज है वह किसके साथ है, एलिजाबेथ के साथ है। लेकिन जो ये नेट का मैरिज एलिजाबेथ के साथ है, यह भी ब्रेकअप, डिवोर्स तो हो जाता है, संबंध टूट जाते हैं, लेकिन अब नेट की जो जिंदगी वो खाली नहीं है। यहाँ पे ये दिखाया गया कि जब पुरुष जो है क्या करता है, किसी स्त्री को छोड़ता है तो वह दूसरे का हाथ बहुत जल्दी दूसरी स्त्री का पकड़ लेता है। लेकिन जब कोई स्त्री किसी पुरुष के द्वारा छोड़ी जाती है, या कोई स्त्री किसी पुरुष को छोड़ती है, तो उसका जिंदगी खालीपन काफी हद तक रहता है, खास करके अगर जिसको वह चाहती है, इफ दैट पर्सन इज नो मोर इन इन दिस वर्ल्ड, या दैट पर्सन हैज कमिटेड सुसाइड, आत्महत्या कर लिया, तो उसमें एक बस बेचैनी, बस सुकूनी इस तरह का बहुत ज्यादा होगा, और वह उससे बहुत ज्यादा जुड़ी रहती। तो एलिजाबेथ की जो लाइफ है इस समय उसमें बहुत खालीपन है क्रिस के जाने के बाद। नेट ने तो उसको डिवोर्स दे दिया या संबंध को तोड़ लिया, लेकिन नेट जैसे संबंध तोड़ता हुआ किससे जुड़ जाता है, लेस जी से जुड़ जाता है। तो लेस जी से उसका रिलेशनशिप जो होता है ये बताता है कि आखिर मैरिज के बाद जो है, मैरिज के बाद भी या एलिजाबेथ को छोड़ने के बाद भी कैसे कल्चर वहां डेवलप हो रहा है कि ब्रेकिंग अप ऑफ द रिलेशनशिप। और इधर जो लेस्ची है, लेस्ची का अपना लवर भी है, लेस्ची का अपना लवर है जिसका नाम विलियम है। तो इफ आई टेल यू हियर व्हाट, इफ आई टेल यू हियर कि दिस ट्रायंगल जो दूसरा समझना है, एल से लेस्जी, लेस्जी ने बाद में क्या हुआ, नेट ने लेस्जी से शादी कर ली, लेकिन खुद अभी जो है लेस्जी का बॉयफ्रेंड है जिसका नाम विलियम है। सेम वही स्टोरी चल रही है जो एलिजाबेथ के साथ हुआ था, वही सेम चीज लेस्जी के साथ चल रही है। लेस्जी ने मैरिज कर लिया, इसका बॉयफ्रेंड विलियम है, लेकिन जो विलियम है वह विलियम से ब्रेकअप कर लेती है। अब वह टोटली किसके साथ जुड़ी हुई, लेस्जी के साथ, लेकिन यह भी जो है रिलेशनशिप बहुत अच्छा नहीं रहता। और लेस्जी थोड़ा सा मॉडर्न ख्याल की है, वो जो है क्या करती है, कुछ पिल्स वगैरह लेती ताकि वह प्रेग्नेंट ना होने पाए, if she makes relationship with William, if she makes a relationship with Nate।
तो इस तरह से। लेकिन जब नावल खत्म होता है तो वह बहुत खुले तौर पे कहती है कि शी इज नॉट टेकिंग पिल्स नाउ, शी इज प्रेग्नेंट, शी इज गोइंग टू बी द मदर ऑफ समवन। तो समवन मीन्स अ बेबी का। तो यू विल कम टू नो, ये जो पूरा का पूरा नॉवेल है, उस पूरे नॉवेल में अगर आप देखेंगे सबसे इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है जो हम लोगों ने अभी बात किया, एलिजाबेथ। देन यू कम टू नो नेट जो उसका हस्बैंड है, और फिर लेस्जे, और बाकी लवर के रूप में क्रिस है, विलियम है। वो सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। लास्ट में लेस्जी अपने अपने जो है लवर विलियम के साथ रहना शुरू कर देती है, और एक हैप्पी लाइफ। तो लेस्जी का एक हैप्पी लाइफ, ब्यूटीफुल लाइफ लास्ट में होता है। वो परंपराओं का, आधुनिकता का मिक्सअप है। एलिजाबेथ का लाइफ डिस्टर्ब चलता है। ऑल दीज थिंग्स वी सी। पूरा का पूरा मिला करके जो नॉवेल में जो कहानी बताई गई है, वो पूरा यही है कि ब्रेकिंग ऑफ द रिलेशनशिप, breaking of the relationship। दूसरा एक इंपॉर्टेंट बात ये बताई गई है कि सोशल नॉर्म्स, जो सामाजिक नियम है, वो हमारे जीवन को कितना डिस्टर्ब करते हैं। सोशल नॉर्म्स आर लाइक वॉल्स। सामाजिक नियम जो है दीवार के समान है, और वी आर imprisoned इन दैट वॉल। वी आर imprisoned, वी आर imprisoned। हम सब लोग उस दीवार में कैद है। अगर आप दीवार की चिंता करेंगे, सामाजिक नाम की चिंता करेंगे, तो जो खुशियां आप चाहते हैं, यू कांट गेट, यू कांट अचीव। तो एक चीज यहाँ पे कहा गया कि इफ यू वांट टू गेट हैप्पी, इफ यू वांट टू एंजॉय इन योर लाइफ, तो यू हैव टू ब्रेक अप दो सोशल नॉर्म्स, दोज वॉल। उस दीवार को खत्म करना पड़ेगा। देन यू विल बी एबल टू लिव अ हैप्पी लाइफ, या एक खुशहाल जिंदगी तभी आप जी पाएंगे। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट वहां पे बताने की कोशिश की गई है कि सोशल नॉर्म्स है, सोशल नॉर्म्स आर जस्ट लाइक द वॉल। और ये सोशल नॉर्म सबसे ज्यादा किसको प्रभावित करता है? एलिजाबेथ को। कि एलिजाबेथ अपना ओपन मैरिज करती है, दुनिया को ये बताती है कि मेरे हस्बैंड नेट है, मैं उनके साथ जी रही हूँ, रह रही हूँ, बट शी इज नॉट हैप्पी विद हर हस्बैंड। और इसके बावजूद भी जो है क्या है कि मैरिटल रिलेशनशिप के साथ साथ उसका जो है जो लवर क्रिस है, वो भी उसका एक बॉयफ्रेंड है। तो दीज आर द इश्यूज, दीज आर द चैलेंजेस जो उन्होंने फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव से लिया हुआ है कि किसकी लाइफ ज्यादा सक्सेसफुल रही, लेस्जी की रही है, या जो है आप कह सकते हैं कि एलिजाबेथ की रही है, या जो है नेट की रही है। ये आपके ऊपर छोड़ दिया जाता है। यू हैव टू टू जस्ट सी। और रोल जिसका इसमें, तो क्रिस ने सुसाइड कर लिया, सेंसिटिव रहा होगा तमाम चीजें। बट इन मोस्ट ऑफ द केसेस यू विल कम टू नो कि women commit suicide if their relationship is going to break up, या if the divorce is going to happen between husband and wife। तो वो सबसे ज्यादा किसको प्रभावित करता है? वुमन को प्रभावित करता है। मैन दूसरी शादी तुरंत कर लेता है। तो दीज वर द इश्यूज, दीज आर द थिंग्स विच यू गेट इन दिस नॉवेल। जिसको लेकर के क्या किया गया है कि उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से बात किया है कि लाइफ बिफोर मैन, एक मैन के आने से पहले या हस्बैंड के आने से पहले एक वुमन की जिंदगी कैसे हो दार रहती है या नहीं रहती, या डिस्टर्ब हो जाती है। और आइडेंटिटी क्या है, जेंडर रोल क्या है, लव किस तरह का है, सोसाइटी क्या उम्मीद करता है, मैरिज क्या है, मैरिज के लिए जो बनाए गए इंस्टीट्यूशंस है, जो सोशल नॉर्म्स है, ये सब दीवार के रूप में तो नहीं। दीज आर सम इम्पोर्टेंट। आई एम नॉट सेइंग कि दैट इज अ वेरी सिग्निफिकेंट नॉवल, या बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत ही स्लो नॉवल चलता है, बड़ा भी है, लोगों ने बहुत एप्रिसिएट नहीं किया। लेकिन चूंकि मैंने आपको बताया कि फ्रॉम द पॉइंट ऑफ जेंडर पर्सपेक्टिव, तो पूरा एक सीरीज चल रही कि किस नावल में फेमिनिज्म है, किस नावल में मैरिज को, रिलेशनशिप बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ, पटियाकी, पितृसत्तात्मक समाज, पुरुष जो डिसीजन मेकर है, किन किन नॉवेल्स में दिखाया गया। तो यू विल कम टू नो कि दीज थिंग्स आई हैव टेकन एंड आई एम टेलिंग यू हियर कि ये चीजें रही है। आज की इस सीरीज में जो है पूरा का पूरा मार्गरेट एटवुड कंप्लीट हो गई है। और कल से अगर मेरी क्लास रहेगी तो आई विल डिस्कस विद यू वर्जीनिया वुल्फ। बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर राइटर है मेरी नजर में। उनका प्रोफेशन फॉर वुमन करके एक ऐसे है जो नावल का हिस्सा भी रहा है, उस पर हम बात करेंगे। इफ यू वांट टू से एनीथिंग यू कैन से। चूंकि बहुत किसी चीज को खींचना ज्यादा नहीं कि बहुत ज्यादा लंबा करना है। आई थिंक यू आर एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आई वांट टू से।
पब्लिशिंग डेट, कब लिखा गया, पब्लिशर कौन रहा, कैरेक्टर्स कौन कौन से इसमें रहे इंपॉर्टेंट, इतना सारा चीज रहा. इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन ड्रॉप मैसेज, और if you want to give your feedback about the class you can give it here, whatever you want to say. Steve, okay, thank you, Anvi.